हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मैं आपका टीचर दीपक कुमार और आप देख रहे हैं एजुकेशन डीके यूट्यूब चैनल। तो बताइए आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी और कुछ कुछ स्टूडेंट को थोड़ा सा घबराहट हो रहा होगा, थोड़ा डर लग रहा होगा कि मेरे एग्ज़ाम्स कैसी होगी। बिहार बोर्ड की जो एग्ज़ाम है, सेंटर मेरा यहाँ गया है और किस तरह से एग्ज़ाम होगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे और थोड़ी बहुत घबराहट तो हो रही होगी, लेकिन आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपका साथ हूँ। मैं आपको बता दूं कि इस क्लास के बाद दो टाइप के स्टूडेंट को ज़बरदस्त फायदा होने वाला है। पहला, जिसे क्वेश्चन याद नहीं होते हैं, मैं उसको याद कराऊंगा। और दूसरा टाइप का स्टूडेंट जिसने पढ़ाई करके उसे रिवीजन की ज़रूरत है, तो रिवीजन भी इस क्लास में, इस वीडियो में आपको करूंगा। और मैं गारंटी के साथ बताता हूं कि जब आप इस क्लास को पूरा देख लेते हो, पूरे वीडियोस को कंप्लीट कर लेते हो, तो सारे क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि मेरे भी कुछ एक्सपीरियंस है और आपने भी क्लास 10 में पूरे 1 साल बिताए हैं। तो बिना देर किए चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का इस क्लास में 2018 में पूछे गए साइंस के फर्स्ट सिटिंग में सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद करेंगे या रिवीजन करेंगे। और आप चाहे तो इस क्लास के ऑडियो फाइल को आप इस डिस्क्रिप्शन से बिल्कुल फ्री में डाउनलोड करके आप याद कर सकते हैं। तो इस क्लास को आप ऑडियो में सुनने के लिए कम से कम आप एक बार इस क्लास को वीडियो में देख लें, उसके बाद आप इस क्लास के ऑडियो फाइल को सुन करके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बिल्कुल आसानी से याद कर सकते हैं। एक बार, दो बार, चार बार आप रिवीजन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। चलिए इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से है कि किस विशेषज्ञ जो है, दंत विशेषज्ञ, इस तरह से घुमा फिरा कर आपको लिखा गया है। कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि किसी भी चीज़ को बड़ा करके देखने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका अवतल दर्पण। ओके, और अवतल दर्पण इसलिए भी यूज किया जाता है, दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण ही यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है। ये हमेशा पूछा जाता है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है। आंसर हो जाएगा आपका अवतल लेंस। अवतल लेंस जो है अपसारी लेंस कहलाता है। अब अभिसारी रहेगा तो उत्तल लेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। आंख की जो पुतली होती है तो उसके साइज को कौन नियंत्रित करता है। आंसर हो जाएगा परितारिका। ये सब पूछे गए क्वेश्चन है और दोबारा रिपीट भी होते हैं, इसलिए आपको सारे क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चंस को आपको याद कर लेनी है, एक एक बार रिवीजन कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस दृष्टि दोष को अवतल और उपतल दोनों लेंसों से बने द्विफोकस लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। यानी कौन सा जब दृष्टि दोष रहेगा तो अवतल या उत्तल दोनों लेंस को यूज करके उसको ठीक किया जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा आपका जरा दूरदृष्टिता। जब जरा दूरदृष्टिता रहेगा तो अवतल और उत्तल दोनों लेंसों को द्विफोकसी लेंस यूज करके उसको ठीक कर दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। यानी ये कुछ भी करे, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन दे दिया है ऑब्जेक्टिव में। तो अवतल दर्पण में आपको सिर्फ यही बात रखना है कि अवतल दर्पण जो है उसमें प्रतिबिंब को किस तरह से मापा जाता है। आप उसको कुछ भी करो, पर्दे पर खड़ा करो या प्रयोग करो। अगर अवतल दर्पण में आपको जो फोटो बन रही है प्रतिबिंब, तो उसको देखने के लिए आपको क्या करना होगा, तो उसका जो क्या होता है, टेक्निकल टर्म जो होता है, वो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर कि दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को। ओके, एक बार फिर से समझ लें आप कि अवतल दर्पण द्वारा बिंब की प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। ओके, तो दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए कैसे मापा जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को। ओके, दर्पण और जो बिंब बन रहा है उसके बीच की दूरी को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे। ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। ओके, जब 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस यूज करेंगे तो आपका जो डिक्शनरी है या फिर कोई भी चीज़ है, पेपर वगैरह, तो वो बड़ा होकर के दिखाई देगा। यानी कोई भी चीज़ पेपर में यूज करने के लिए अगर पूछा जाए कि कितना सेंटीमीटर का लेंस होना चाहिए, तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का लेंस होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है। निम्नलिखित में से कौन
विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा आपका वोल्ट। वोल्ट जो है विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लघु पथन, हिंदी में है लघु पथन, उसको इंग्लिश में बोला जाता है शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। जब शॉर्ट सर्किट होता है बिजली में, लाइन में, तो उसके समय जो परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, तो आंसर हो जाएगा आपका बहुत अधिक बढ़ जाता है। जब शॉर्ट सर्किट होता है, करंट होता है, जब बहुत सारे तारें जलने लगती है, अब आपस में टकराने लगती है, तो उसका विद्युत धारा का जो मान है बहुत अधिक बढ़ जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि पश्चिम की ओर अपेक्षित कोई धनावेशित कण, पश्चिम की ओर, ओके, धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। आपको ध्यान रखना है कि पश्चिम है और यहाँ पर उत्तर की ओर विपेचित हो जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण की ओर। ओके, आपको इस तरह से देख लेनी, जैसे कि पश्चिम इधर है और क्या कह रहा है कि उत्तर की ओर, और देख लीजिए कि उत्तर इधर है, तो कह रहा है उत्तर की ओर विपरीत हो जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो आपका दक्षिण हो जाएगी। ओके, आपको इसी फॉर्मूले से हमेशा समझना है। इधर से कोई मतलब आ रहा है, ओके, ठीक ना, और उत्तर की तरफ क्या होता है कि विक्षेपित हो जाता है, तो उसका जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगा, तो इधर हो जाएगा, यानी कि दक्षिण हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर मैं बता दूं कि तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली, तांबे की एक तार की आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णित कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा किस परिभ्रमण में कार्य करता है। चलिए, ये पहले भी पूछा जा चुका है और आपको सिर्फ एक ही चीज़ याद रखनी है कि आयताकार कुंडली जब आपको दिया गया है, इस तरह से आयताकार कुंडली, तो कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णित कर रही है, तो इस कुंडली में जो है विद्युत धारा किस दिशा में परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है, तो आंसर हो जाएगा आपका आधे। ओके, आधे दिशा में जो है परिभ्रमण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, आंसर हो जाएगा कि सभी बिंदुओं पर समान होता है। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी क्षेत्र जब रहेगा इस तरह से परिनालिका, तो इसका जो चुंबकीय क्षेत्र रहता है चारों तरफ, तो सभी बिंदुओं पर जो है कि बराबर रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस तरह से बता दूं एडजस्ट करके, सॉरी, चलिए रेडी। यहाँ पर है कि सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है, तो आंसर हो जाएगा आपका अवतल दर्पण। ओके, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है, तो हो जाएगा अवतल दर्पण। 12 का जो है यहाँ पर सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था। किस चीज़ को संरक्षित करना था। चिपको आंदोलन जो चल रहा था, हम लोगों को सोशल साइंस में भी पढ़ने को मिलता है चिपको आंदोलन, तो आप यहाँ से बहुत अच्छा आसानी से जान सकते हैं। तो चिपको आंदोलन किसका संरक्षण के लिए था, वृक्षों के। ओके, पेड़ के कटाई जो होता था तो उसको रोकने के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। दीवार में वाइट पेंट जब लगाते हैं ना, कलर किया जाता है दीवारों में, तो किस विलयन का उपयोग किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। ओके, CaOH2 का उपयोग किया जाता है दीवारों को सफ़ेद करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला दिया गया है Na2SO4, आप यहाँ पर देख सकते हैं Na2SO4 प्लस BaCl2 AQ यहाँ पर लिखा हुआ। चलिए, यहाँ पर अभिक्रिया हुआ और BaSO4 बना है, यहाँ पर S सब्सटेंस और AQ इस तरह से NaCl बना है। तो और आपको ऑप्शन दे दिया गया कि संयोजी अभिक्रिया है या वियोजन अभिक्रिया है या द्विविस्थापन है या इनमें से कोई नहीं। तो आप यहाँ से बहुत आसानी से समझ सकते हैं, ये हो जाएगा आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया। कैसे हो जाएगा आप समझ लीजिए बिल्कुल आसानी से। देखिए, यहाँ पर से जो सोडियम था, सॉरी यहाँ पर लिखावट नहीं हो रही है, कि यहाँ से जो सोडियम है, सोडियम यहाँ पर आकर के इसके साथ मिल गया। ओके, और जो ये है SO4 जो सल्फेट है वो इसके साथ आकर के मिल गया, यानी कि जो बेरियम है, बेरियम सल्फेट इधर बन गया, जो भी इसको बोला जाता है BaSO4, इसके साथ मिल करके ये अलग तत्व का निर्माण हो गया। और बाकी जो है ये सोडियम यहाँ इसके साथ आ गया और
जो क्लोरीन था इसके लिए, तो NaCl यहाँ पर नमक तैयार हो गया यहाँ पर। यानी ये दोनों निकल करके ये अलग तैयार किया और ये अलग तैयार किया, तो यानी कि इसका वाला उसमें और इसका वाला इसमें आ गया है, तो इसलिए आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूं, कि निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए, इसका पहले भी पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। तो आंसर हो जाएगा आपका, यही हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान कितना है। लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान कितना है। आंसर हो जाएगा आपका 7। सोडियम कार्बोनेट जो होता है ये उदासीन होता है, इसलिए इसका pH मान 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है। बॉक्साइट जो है किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है। तो आंसर हो जाएगा आपका एल्युमिनियम का। ओके, एल्युमिनियम का जो है बॉक्साइट इसका अयस्क है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित करने के लिए उन पर किस प्रकार की पतली परत चढ़ाई जाती है। लोहा या फिर इस्पात को जंग से सुरक्षित करने के लिए किसका परत चढ़ाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका जिंक का। ओके, बहुत आसान क्वेश्चन है, कई बार मैंने आपको बता चुका है, तो आपको याद होना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका कि किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। किस रासायनिक यौगिक को गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस तैयार होता है। आंसर हो जाएगा आपका जिप्सम। जिप्सम को जब आप गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस तैयार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोपेन में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह है। प्रोपेन जो है उसमें उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह कौन है। तो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ओके, इस तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कार्बन है और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ। इस तरह से जब आपका फॉर्मूला रहेगा तो जो है प्रोपेन कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है, IUPAC नेम भी आपको याद होना चाहिए। तो एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम क्या है तो हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। ओके, एथेनोइक अम्ल जो है एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको इसको ऊपर कर दूं, और यहाँ पर है कि विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है तो आंसर हो जाएगा आपका एनोड। जब विद्युत अपघटन किया जाता है तो अशुद्ध धातु को एनोड बनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया था। आंसर हो जाएगा आपका न्यूलैंड्स ने। ओके, न्यूलैंड्स ने अष्टक सिद्धांत को स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म क्या है। यानी कि आधुनिक आवर्त के जो नियम के अनुसार हैं तत्वों का गुणधर्म क्या है। मैंने इसका पहले भी आपको बता चुका था कि इसका आधुनिक आवर्त के नियम में तत्वों को किस प्रकार अरेंज किया गया है। तो आंसर हो जाएगा आपका परमाणु संख्या का आवर्त फलन। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार जो है तत्वों का गुणधर्म परमाणु संख्या का आवर्त फलन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका परमाणु संख्या का आवर्त फलन। ओके, मैंने आपको मैच करा लिया आंसर और आपको सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र विलयन को नीला कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल को नीला कर देता है। तो आंसर हो जाएगा आपका OH माइनस। ओके, हाइड्रोक्साइड OH जब इस तरह से रहेगा तो ये लाल को नीला कर देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जो पादप में जाइलम होता है तो उसका क्या काम है। तो आंसर हो जाएगा आपका जल का वहन। ओके, जल का वहन होता है, इसके लिए पादप उत्तरदायी है। जैसे कि कोई पौधे है या फिर पेड़ है, इस तरह से मान लीजिए, तो उसमें जो जल ले जाया जाता है, सपोज अगर जल इस तरह से ले जाया जा रहा है नीचे से, तो आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि जाइलम है। जाइलम जो है जल का वहन करता है, नीचे से ऊपर ले जाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसे
कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका ADP। ओके, ADP जो है ऊर्जा मुद्रा कोष के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको इस तरह से एडजस्ट करके दिखा दूं। चलिए, ओके, चलिए इस तरह से मैं कर दिया कि कह रहा है, सॉरी, अरे क्या हो रहा है, फिर से थोड़ी सी हो जाती है लो। कि पतियों में गैसियों का आदान प्रदान कहाँ होता है? पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? आंसर हो जाएगा आपका रंध्र। ओके, रंध्र में जो है गैसों का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हृदय से रक्त यानी रुधिर, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, किसके द्वारा? हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, किसके द्वारा? तो आंसर हो जाएगा आपका अलिंदो द्वारा। ओके, अलिंदो द्वारा जो है कि हृदय से पूरे शरीर में ब्लड को सर्कुलेशन बना के रखता है, अलिंदो द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा पादप हार्मोन पतियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? कौन सा जो पादप हार्मोन होता है पतियों को मुरझा देता है? तो आंसर हो जाएगा आपका F6 एसिड। ओके, F6 अम्ल जो है पतियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जड़ का ऊर्ध्वगामी वृद्धि है, जड़ का ऊर्ध्वगामी वृद्धि है, आंसर हो जाएगा आपका गुरुत्वानुवर्तन। ओके, जड़ का ऊर्ध्वगामी वृद्धि है गुरुत्वानुवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर पांस, मेंडुला और अनुमस्तिष्क, पांस, मेंडुला और अनुमस्तिष्क क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कि पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है, पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है पांस, मेंडुला और अनुमस्तिष्क। ओके, आपको याद कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? आंसर हो जाएगा आपका चबाना। ओके, चबाना जो है अनैच्छिक क्रिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, आंसर हो जाएगा आपका ईस्ट में। अलैंगिक जनन जो होता है मुकुलन द्वारा ईस्ट में होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? अरे कट जाता है, सॉरी, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? आंसर हो जाएगा आपका वृषण में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? आंसर हो जाएगा आपका अंडाशय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है यानी किसमें पाया जाता है? आंसर हो जाएगा आपका पुरुष और स्त्री दोनों में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको ऊपर करके बता दूं कि मानव शरीर में किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? मानव शरीर में किसी समान कोशिका में गुणसूत्रों की कितने युग्म होते हैं, कितने जोड़े होते हैं? आंसर हो जाएगा आपका 23 जोड़े। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था, मैं आपको बता दूं कि मनुष्य में कितने गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। अगर युग्म पूछेंगे यानी जोड़ा पूछेगा तो 23 जोड़ा, और कितने गुणसूत्र होगा तो 23 दूनी 46। ओके, युग्म रहेगा तो आपका 23 जोड़ा, और कितने रहेंगे सिर्फ तो 23 दूनी 46। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? आंसर हो जाएगा आपका केक, लकड़ी एवं घास, ये सब जो है केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। ओके, और गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि एजुकेशन डीके जो चैनल है बिल्कुल एजुकेशनल चैनल है, इसमें मेरे क्लास की सारी वीडियोज आपको मिलती है। आप इसको फेसबुक पर सर्च करें या यूट्यूब पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। ओके, और इस क्लास में आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमेशा ऐसे वीडियोज मिलती रहे। मैं आपके साथ पूरे एग्जाम तक आपके साथ बना हुआ रहूंगा, मैं ऐसे ही वीडियोज आप तक पहुंचाते रहूंगा। पर्सनल कॉन्टैक्ट के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, दीपक कुमार 00123।